हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये विद्युत का तीसरा पाठ है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों के संयोजन कहिए या प्रतिरोधों के समूहन कहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रतिरोधों के समूहन। ठीक है, हम देखेंगे समूहन या हम कह सकते हैं संयोजन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रतिरोधों के समूहन या संयोजन कितने होते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधों के समूहन या आप कह सकते हैं संयोजन, ये दो प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे, एक होता है एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, या हम श्रेणी क्रम समूहन भी कह सकते हैं, समूहन। और दूसरा होता है समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या समूहन। ठीक है, तो ये दो होते हैं। ठीक है, तो एक बार और बताता हूं, प्रतिरोधों के समूहन आज हम पढ़ने वाले हैं, या इसे हम समूहन को संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन या समूहन। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, या समूहन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक परिपथ बनाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनीशन। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक परिपथ हम बनाते हैं ऐसे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिगर में, तो यहाँ पे प्रूफ करना है ना, यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने तीन ही प्रतिरोध ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, देखिए ये क्या बन रहा है, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक। ठीक है, अब यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, देखिए एक हमने ये परिपथ बना लिया है। ठीक है, अब परिपथ में क्या है, ये सभी क्या है, इसका प्रतिरोध है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ये प्रतिरोध है। ये क्या है, बैटरी है, ये बैटरी है, ये कुंजी है। ठीक है, याद रखेंगे कुंजी है। जब इस परिपथ में हम क्या करते हैं, जब इस परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब I धारा जब प्रवाहित इसमें करते हैं, तो देखिए जब इसमें हम इस परिपथ में जो श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के ऐसे दर्शाते हैं, तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखेंगे जो धारा होता है, ठीक है, धारा मतलब I। ठीक है, I का मान क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, याद रखेंगे जो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा, उसमें धारा मतलब I का मान क्या होगा, नियत होगा। सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या होगा, सामान्य होगा। तो इसका मतलब इसमें I धारा प्रवाहित करने पर इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इसके क्या होगा, इस पर I धारा इस पे भी होगा, इस पर भी I होगा, इस पर भी I। ये तीनों प्रतिरोधों पर जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा, परंतु इस पर विभव V1 हो जाएगा, V2 और V3। इन तीनों प्रतिरोधों पर विभव क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। परंतु याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान नियत होता है, इसलिए सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या है, नियत है। तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका श्रेणी क्रम संयोजन का
देखेंगे परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा कैसे कहेंगे, उसके बाद आपको ये बनाना है, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, इसको हम पूरा प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहेंगे, देखिएगा यहीं से डिफिनेशन बनाएंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान नियत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जब देखिए क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो क्या, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक परिपथ में जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, धारा का मान नियत होता है, उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। तो इसे आप लिख लीजिएगा कि बस इतना याद रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का मान नियत होता है, मतलब प्रत्येक प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह दीजिएगा डिफिनेशन, उसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी में धारा प्रवाहित हो रहे थे, सभी में सामान्य धारा है, प्रतिरोध R1 R2 R3 है, इस पर V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। तो हम सभी का विभव V1 V2 V3 है, तो हम निकालते हैं परिपथ में कुल विभव, ठीक है, कि इस पूरे परिपथ में विभव कितना है। तो विभव का फॉर्मूला क्या हो जाए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आखिर जब पूरा का विभव निकाल जाएगा तो ये तीनों विभव को V1 V2 V3 को जोड़ दिया जाएगा, तभी तो पूरा विभव निकालेगा पूरा प्रतिरोध में। तो ये हो गया विभव का मान, ठीक है। अब हम देखेंगे, आप बताइए, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, चलिए यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये विभव का मान निकल गया। अब हम जानते हैं, अब यहां से, ठीक है, अब यहां से हम ओम के नियमों से जानते हैं, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई होता है, R इक्वल टू V बाई आई होता है। तो हम इस I को इधर अगर भेज दें तो क्या हो जाएगा, I को हम इधर भेज दें तो V इक्वल टू IR हो जाएगा या RI हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये निकल गया पूरे परिपथ में जो विभव का मान निकल गया V, जो V का मान था वो क्या निकल गया, RI निकल गया। तो ऐसे हम पूरे परिपथ के लिए विभव तो निकाल लिए, परंतु अब हम इस परिपथ पे हम विभव निकालेंगे, इस परिपथ पे विभव का मान, इस परिपथ में विभव का मान निकालेंगे। तो ये बताइए इस परिपथ में विभव का मान क्या हो जाएगा, जिस प्रकार पूरे परिपथ में प्रतिरोध R है और धारा क्या है, धारा सभी में सामान्य है, ठीक है। तो उसी प्रकार V1 के लिए भी क्या हो जाएगा, R1 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू R2 आई हो जाएगा, और तीसरे के लिए V3 इक्वल टू R3 आई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध तो अलग अलग है परंतु धारा का मान सभी प्रतिरोधों पर समान है, इसलिए प्रतिरोधों में आई का मान क्या रखा गया है, समान रखा गया है। अब यहाँ पे बताइए, इसको हम समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो ये बताइए समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को अगर हम तीनों V1 V2 V3 को मान इसमें रख दें तो कुल विभव निकल जाएगा। और हमें क्या गणना करना है, हमें तो विभव को ही तो गणना करना है, इसमें कितना विभव है उसके बाद ही तो पता चलेगा इसमें प्रतिरोध कितने हैं, ठीक है। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, हम इस V के जगह पे V का मान, V के V1 V2 V3 का मान क्या रखते हैं, इसमें रखते हैं। तो ये बताइए V इक्वल टू, सॉरी इसको दूसरे कलर से लिखा जाए शायद आपको ना बुझे, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब इसमें हम मान रखते हैं इन तीनों का। तो ये बताइए V जो केवल V इक्वल टू R इंटू आई है, तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं R I, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब V1 के इक्वल टू की जगह पर R1 I1 लिखेंगे, अब V2 की जगह पर R2 I लिखेंगे, और R3 के जगह पे क्या लिखेंगे, R3 I1, ठीक है, I लिखेंगे। तो ऐसे हम लिख देंगे, इन सभी का मान हमने रख दिया, ठीक है। अब इसमें बताइए कि हम देख रहे हैं इसमें धारा क्या है, सभी में धारा सामान्य है, मतलब I क्या है, सामान्य है। जब I सामान्य है तो हम I को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा R इंटू आई इक्वल टू, इसमें से I हमने कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2
प्लस R3 ये हो जाएगा। अब ये बताइए इधर क्या है, इधर भी गुणा में है I और इधर भी गुणा में है I, तो ये गुणा में जब दोनों बराबर में गुणा में होते हैं तो ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे R इक्वल टू क्या निकल गया, R इक्वल टू निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यही तो आपका निकल गया कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में या श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये आपका निकल गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो एक बार मैं देख लूँ ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक, नहीं तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ले लिए होंगे ना, हाँ चलिए तब ठीक है। अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर द एग्जाम समांतर क्रम समूहन। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं। अब हम देखेंगे समांतर क्रम समूहन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या समूहन। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे, इसका परिपथ बनाने से पहले इसमें मैं बता दूं कि समांतर क्रम संयोजन में या समांतर क्रम समूहन में जो विभव होता है ना, विभव जो भी होता है विभव, वो क्या होता है, नियत होता है। मतलब पूरे परिपथ में जो विभव का मान होगा वो सामान्य होगा। ठीक है, सभी परिपथ में जो प्रतिरोध होगा उसमें विभव का मान सामान्य होगा। तो चलिए इसका हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट मतलब परिपथ। ठीक है, इसका हम परिपथ बनाते हैं। ठीक है, डिफिनेशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहले परिपथ बना ले। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका परिपथ बना ले रहे हैं, पहले छोटा ही बना रहे हैं क्योंकि जगह कम रहना है ना। ठीक है, ये परिपथ है। ठीक है, यहाँ से तीन ही हम लोग क्या ले रहे हैं, तीन हम लोग प्रतिरोध तीन ही ले रहे हैं। आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कुंजी लगा देते हैं, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, ऐसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया ये। ठीक है, ठीक है, देखिए ये क्या किया हमने, एक सर्किट बनाया। ये क्या है, याद रखेंगे, ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये तीन प्रतिरोध है, R1 R2 R3। ये क्या है, ये याद रखेंगे कुंजी है। ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, बैटरी है। और याद रखेंगे जब इस परिपथ में हमने क्या किया, इसमें जब धारा I प्रवाहित किया। ठीक है, याद रखेंगे इसमें जब धारा I हमने प्रवाहित किया तो हम जानते हैं इन सभी में जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा। सभी में प्रतिरोधों पर विभव का मान सामान्य होगा, परंतु धारा का मान क्या होता है, इन तीनों क्या होते हैं, तीनों प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या होगा, अलग होगा। तो I1 I2 I3। ठीक है, तो धारा का मान अलग होगा परंतु विभव का मान सामान्य होगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे, चलिए यहीं पे निकालते हैं। ठीक है, जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि पूरे परिपथ में क्या, पूरे परिपथ में कुल धारा। ठीक है, पूरी परिपथ में हम कुल धारा निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम पूरा परिपथ में क्या निकाल रहे हैं, कुल धारा। तो धारा का मान हम जानते हैं, धारा इक्वल टू I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यही तो है फॉर्मूला। ठीक है, तो याद रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं I इक्वल टू I1 I2 I3, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो I का मान निकलेगा। तो I1 इक्वल टू I1 I2 I3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब बताइए हम इतना निकाल लिए। अब हम बताइए कि हम ओम के नियम से जानते हैं, ओम के
नियम से, ठीक है, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि जो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या जानते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, ठीक है। अब हम V को I को अगर हम इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, R I इक्वल टू V हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए R इधर क्या है, I के गुणा में है, तो R इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बाई आर, मतलब इस आई का मान यहाँ से हम निकाल लिया वी बाई आर, ठीक है। तो ये बताइए जब इस आई के लिए वी बाई आर होगा तो इस I1 के लिए भी I1 के लिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं पूरे परिपथ में विभव सामान्य है तो विभव भी हो जाएगा, परंतु प्रतिरोध सभी के लिए अलग अलग है ना। तो I1 के लिए क्या है, I1 के लिए तो प्रतिरोध क्या होगा, R1 होगा, तो बटे R1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये समीकरण फर्स्ट। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R2, ठीक है, समीकरण सेकेंड। और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू V बाई R3, ठीक है। ये समीकरण थर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकाल लिए, ठीक है। I1 I2 I3 का मान निकाल लिया। अब इन तीनों का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो I का मान हम जानते हैं, अब हम लिखेंगे मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मान इसमें रखेंगे। तो ये बताइए I की जगह पे हम क्या रखेंगे, V बाई आई रख सकते हैं ना। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ये है। अब I की जगह पर हम V बाई आर रख सकते हैं, तो V बाई आर रख दिया, ठीक है। अब इसमें बताइए I1 की जगह पे यहाँ पे मान निकाले हैं V बाई R1, ठीक है। इसमें का हम निकाले हैं V बराबर R2 और V बाई तीसरा का निकाला है V बाई R3, ठीक है। ऐसे हमने मान निकाला है। अब हम देख रहे हैं कि इधर सभी में विभव का मान क्या है, सामान्य है। तो ये बताइए विभव को हम कॉमन कर सकते हैं ना, कॉमन जब करेंगे तो V कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बताइए जब इसमें से V निकल गया सभी में से तो 1/R1 बचा, फिर से 1/R2, फिर से 1/R3, ठीक है, ये बचा कि नहीं। अब ये बताइए इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, तो इसके बटे में एक है कि नहीं है, एक है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि ऊपर विभव है नीचे विभव है, ठीक है। तो हम जब ऊपर विभव सामान्य है तो ये हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचा, 1/R हो जाएगा, क्योंकि जब भी कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 1 बचा। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही आपका निकल गया समांतर क्रम समूहन का या समांतर क्रम संयोजन का आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं एक बार देख लूं, आपको दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन या समूहन, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाँ डिफिनीशन एक बताने के लिए कहे थे, तो देखिए डिफिनीशन हम क्या कहेंगे कि समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो इसमें कहेंगे जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, ठीक है, सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए या समूहन किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोधों पर विभव का मान सामान्य हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया, हम क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, हमने 2 लिया है 3 लिया है, यहाँ पे आप 2-3 से अधिक भी ले सकते हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, मतलब इस प्रकार इसको रखा जाए कि उसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का मान सामान्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। अब उसमें क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोधों पर क्या हो, धारा का मान सामान्य हो। उसमें क्या था, धारा का मान सामान्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, क्योंकि हमने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में कि धारा का मान नियत होता है। इसमें हमने क्या बताया, विभव का मान नियत होता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये हमने बता दें कि आपका ये जो क्या है
विद्युत का, ठीक है, विद्युत का ये तीसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमने बताया, ठीक है। अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आया है तो इससे पहले वाले जो पार्ट है जिसमें बहुत सारे डिफिनेशन है, ठीक है, जो परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओम का नियम है, विभवांतर है, आवेश है, विभव है, प्रतिरोध है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जो भी हमको जो बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 वोल्ट का परिभाषा बताइए, 1 एम्पियर का परिभाषा बताइए, टिप्पणी लिखने को दे दिया जाता है 1 ओम पर टिप्पणी बताइए, टिप्पणी लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो अगर नहीं देखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उस वीडियो के इससे पहले वाली वीडियो का लिंक दिया जाएगा, और उस वीडियो को जब देखेंगे ना तो उससे पहले वाली वीडियो का लिंक उस वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और एक बात और कहूंगा कि आप अगर 10 के स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआती में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट करेंगे तो अच्छे से और वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और एक और बात बता दूँ आपके जो फ़ायदे के लिए, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, कोई भी आपको टॉपिक ना समझ में आए तो उसका क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाकर सर्च मारिए उसको। जैसे विद्युत धारा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए विद्युत धारा, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, ठीक है। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको विद्युत धारा के बारे में सब बताया गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।